हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा मिनरल्स एंड उनका मेटाबॉलिज्म। सो लेट्स स्टार्ट विद आयरन। सो डाइटरी आयरन, डाइट में जब हम आयरन लेते हैं तो वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट हीम टाइप का आयरन एंड विदाउट हीम भी होता है आयरन। हीम वाले की एब्जॉर्प्शन बेटर होती है एज कम्पेयर टू नॉन हीम वाला आयरन। सोर्सेज देख लेते हैं हीम आयरन के, मीट, फिश एंड पोल्ट्री। whereas non-heme iron like vegetarian sources वाला cereals, pulses, vegetables. Absorption of iron मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट में होती है। नॉन हीम वाला आयरन कैसे एब्जॉर्ब होता है? बिफोर एब्जॉर्प्शन उसकी रिडक्शन हो जाती है, मतलब Fe+3 का कन्वर्जन Fe+2 में हो रहा है। सो Fe+3 फेरिक स्टेट है एंड उसका फेरस स्टेट में कन्वर्जन हो गया बिफोर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब ये जो Fe+2 है ये इंटेस्टाइन के सेल्स एंटेरोसाइट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय DMT1 ट्रांसपोर्टर, which is nothing but divalent metal transporter. डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर ने डाइवेलेंट केटायन Fe+2 को इंटेस्टाइन के सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया। अभी इंटेस्टाइनल सेल्स से बाहर आयरन को ब्लड में लेके आना है, तो ये एक्सपोर्ट का काम ऑन करता है फेरोपोर्टिन। फेरोपोर्टिन बेसिकली आयरन को सेल्स से ब्लड में लेके आ रहा है। देन विटामिन सी और गैस्ट्रिक एसिड के बारे में बताना चाहिए कि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। जब मैंने विटामिन सी बताया था तो ये मेंशन किया था वहाँ, राइट। और क्या एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है? जो नॉन हीम वाला आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन मीट से एनहांस हो जाती है। सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फाइलेट्स, ऑक्सिलेट्स, टैनिन्स, एंटासिड्स जो ड्रग्स होती हैं बेसिक वाली एसिडिटी को प्रिवेंट करने वाली, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, तो एंटासिड जब दी जाती है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ठीक है, और ये बाकी जो सब्सटेंसेस हैं ये भी डिक्रीज करती है, जैसे ऑक्सलेट और कैल्शियम माइन करके क्रिस्टल्स बन जाते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, जो यूरिन वगैरह में भी आ जाते हैं, तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। तो विटामिन सी से अगर मतलब ये सब सब्सटेंसेस बाइंड कर लेंगे तो विटामिन सी के लेवल कम हो जाएगा और फ्री विटामिन सी अनअवेलेबल हो जाएगा, उसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी रेगुलेट करती है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी पे। डिओडेनम में म्यूकोजल सेल्स होते हैं विच एब्जॉर्ब द आयरन। अब सेल के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? आयरन बेसिकली ना एक प्रोटीन होता है एपोफेरेटिन, आयरन की बाइंडिंग होगी एपोफेरेटिन से, तो बाइंड करके ये कन्वर्ट करके क्या बना लेगा? फेरेटिन। तो अब इससे फेरेटिन फॉर्म हो गया। अब म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी ना कंडीशनल है, ये डिपेंड करती है कि आयरन कितना प्रेजेंट है बॉडी में और कितने स्टोर्स हैं। जब आयरन सही अमाउंट में होता है बॉडी में, आयरन स्टोर्स एडिकेट हैं अगर, तो ये ज्यादा से ज्यादा आयरन ना फेरेटिन की फॉर्म में ही म्यूकोजल सेल्स में रहेगा। उस टाइम पर वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो सेल्स के अंदर स्टोर्ड रहेगा, ताकि जब बाय चांस आयरन कम हो जाए बॉडी में तो ये ट्रैप्ड आयरन है वो यूटिलाइज हो सके। सो दीज म्यूकोजल सेल्स व्हाट डू दे डू? म्यूकोजल सेल्स की शेडिंग हो जाती है इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमन आफ्टर फ्यू डेज। तो बेसिकली बॉडी चाहती है कि आयरन टॉक्सिसिटी भी ना हो और आयरन रिजर्व भी रहे, तो इसलिए ये जो ट्रैप्ड आयरन है अगर बहुत ज़्यादा ही ऑलरेडी प्रेजेंट है सही है सोर्स, तो ट्रैप्ड आयरन है वो फीसिस के थ्रू निकल जाएगा। और फर्दर इसके बाद भी जो एक्सेसिव आयरन था उसके लिए क्या किया बॉडी ने? जो ट्रैप्ड आयरन था फेरेटिन की फॉर्म में, उसको तो फीसिस से एक्सक्रीट आउट कर दिया। अब फर्दर टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी क्या करेगी? जो
आगे से अगर कोई जो डाइट में और आयरन ले रहा है उसको भी एब्जॉर्ब होने नहीं देगी, उसकी एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगी। तभी म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी, म्यूकोजल सेल्स ही ब्लॉक कर रहे हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन जब स्टोर्स ज्यादा है। मतलब आयरन ऑलरेडी सही में बेसिकली अमाउंट में मेंटेन होने चाहिए लेवल्स, है ना, कोई भी डेविएशन ना है। इसलिए बॉडी क्या करती है कि जब आयरन ज्यादा है तो वो स्टोर कर लेती है एक्सेस आयरन को, और क्या करती है वो कुछ दिनों बाद जो ये स्टोर्ड आयरन है उसको फीसस के थ्रू निकाल देती है। फर्दर जो स्टोर था उसको तो निकाल भी दिया, फर्दर अगर कोई डाइट में और आयरन वाली चीजें कंज्यूम कर रहा है उससे जो आयरन मिलेगा उसके एब्जॉर्प्शन को भी प्रिवेंट कर देती है बॉडी। तो ये तो होगी कंडीशन नंबर 1, जब आयरन सही अमाउंट में था तो उसने अमाउंट मेंटेन करी, उसने ज्यादा नहीं होने दिया, बॉडी ने ज्यादा नहीं होने दिया। बट अगर आयरन स्टोर्स कम है, सेकेंड कंडीशन, सो आयरन के जब स्टोर्स लो है तो आयरन को ट्रैप नहीं किया जाता, आयरन का यूटिलाइजेशन होता है। सो लेस आयरन इज ट्रैप्ड, क्योंकि ट्रैप्ड आयरन तो कुछ दिनों बाद क्या फीसेस में ही निकल जाएगा। तो आयरन उस टाइम पे ट्रैप नहीं करती बॉडी, अगर लो है ऑलरेडी, सही लेवल उसे मेंटेन करना है। एंड मोर आयरन इज पास्ड इनटू द ब्लड, सो सीरम आयरन लेवल्स मेंटेन करने हैं और दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फेरोपोर्टिन। अब ये फेरोपोर्टिन के थ्रू ब्लड में पास होने की सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या हेल्प होती है, मतलब ओवरऑल म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी की सिग्निफिकेंस कि आयरन का लेवल मेंटेन करना है, ओवरलोड को प्रिवेंट करना है, बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आयरन की एब्जॉर्प्शन को एडजस्ट करना। अगर ऑलरेडी हाई अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट है तो फर्दर एब्जॉर्प्शन को रोका जाता है और स्टोर्ड आयरन को फीसस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो आयरन का बेसिकली होम्योस्टैसिस है, मेंटेन करना है लेवल। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बेसिकली आयरन का, जैसा कि मैंने बताया था कि जब कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, या फिर इन जनरल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसफेरेंट के थ्रू। कहाँ पर, प्लाज्मा में। ट्रांसफेरेंट प्लाज्मा में आयरन को सेंड कर देता है, और प्लाज्मा में कौन सी फॉर्म सर्कुलेट करती है, Fe+3 वाली, +3 की फॉर्म में ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और बाउंड किस पे होता है, ट्रांसफेरेंट पे। ठीक है, ट्रांसफेरेंट बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है विच इज देयर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। तो नॉर्मल ट्रांसफेरेंट का सैचुरेशन पॉइंट अराउंड 20 to 25% होता है, 20 to 45%। मतलब कितना आयरन को वो होल्ड कर सकता है, मतलब अराउंड ऐसा 50% के अराउंड उसकी कैपेसिटी होती है ट्रांसफेरेंट की टू ट्रांसपोर्ट द आयरन। इस पॉइंट पर वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब इससे ज्यादा जनरली नहीं होता। अराउंड 20 to 45% ऑफ द Fe3 इट इज बाउंड विद ट्रांसफेरेंट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द रीजन वेयर इट इज नीडेड। जैसे कि प्लाज्मा में, बोन मैरो, कहीं पे भी जहाँ रिक्वायरमेंट है आयरन का इतना लेवल, लाइक अराउंड हाफ ऑफ द आयरन जितना रिक्वायर्ड है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, बाकी का आयरन स्टोर हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट वाला प्रोटीन हमने देख ही लिया था, ट्रांसफेरेंट होता है। तो ये जो ट्रांसफेरेंट प्रोटीन है ये Fe3+ को कैरी करके जहां रिक्वायर्ड है वहां ले जाता है। तो नेक्स्ट, स्टोरेज। कुछ आयरन मैंने बोला आधा तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाकी आयरन का क्या हो रहा है, स्टोरेज। तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फेरेटिन होती है। फेरेटिन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, और फेरेटिन सॉल्युबल फॉर्म में। फेरेटिन इज बेसिकली वाटर सॉल्युबल, और इसके अलावा इनसॉल्युबल स्टोरेज फॉर्म भी होती है। स्टोरेज फॉर्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबल है तो वो फेरेटिन वाली स्टोरेज फॉर्म है, अगर इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल वाली स्टोरेज फॉर्म को बोलते हैं हीमोसिडरिन। हीमोसिडरिन इज बेसिकली द इनसॉल्युबल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन।
तो लिवर में बेसिकली ज़्यादातर आयरन मेजर स्टोर होता है लिवर में। उसके अलावा बोन मैरो और स्प्लीन में भी आयरन रिजर्व्ड होता है, आयरन की स्टोरेज पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ इधर फेरेटिन और होमोसिडेरिन। रेगुलेशन, बेसिकली ना हम फेरोपोर्टिन को ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक गेट है, ठीक है। फेरोपोर्टिन एक ऐसा गेट है जहां से आयरन निकलकर ब्लड में चला जाता है। अब हेप्सिडिन क्या है? ये लिवर ने ना ऐसा कुछ सब्सटेंस बनाया है जो कि गेट को बंद कर देता है, तो हेप्सिडिन को एज अ लॉक समझ सकते हैं। हेप्सिडिन एक ताला है उस गेट का जो कि लिवर ने बनाया है। लिवर ने क्या बनाया? हेप्सिडिन, विच इज बेसिकली द लॉक। और लॉक क्या कर रहा है वो? फेरोपोर्टिन, जो दरवाजे को, जिस दरवाजे से बेसिकली आयरन बाहर निकल जाता है। अब क्या हुआ और ऐसा क्या किया इसने, हेप्सिडिन ने, जो इसने बेसिकली अभी फेरोपोर्टिन वाले डोर को लॉक कर रहा है और आयरन को ब्लड में बाहर जाने नहीं दे रहा। सो इसीलिए बोलते हैं कि हेप्सिडिन लॉक है, अगर खुला होगा तो चला जाएगा आयरन बाहर। अगर ये लॉक कर दिया यहाँ पर दरवाजे फेरोपोर्टिन पर, तो आयरन का फिर ब्लड स्ट्रीम में निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो ऐसा बोलते हैं कि ये रेगुलेट कर रहा है हेप्सिडिन आयरन के मेटाबॉलिज्म को। ये कब और क्यों रिलीज होता है? बेसिकली जब बॉडी में ना ऑलरेडी आयरन के अमाउंट हाई है, मतलब जैसे पहला केस डिस्कस करा था हमने, आयरन रिजर्व ऑलरेडी फुल है, तो लिवर से हेप्सिडिन रिलीज होगा। अब हेप्सिडिन ने क्या किया? फेरोपोर्टिन दरवाजे को लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आयरन ब्लड में रिलीज नहीं हो पाएगा, आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। सो इंक्रीज हेप्सिडिन डिक्रीजेस आयरन एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज कब होता है? जब ऑलरेडी आयरन ज्यादा है। क्यों करेगा, क्या करेगा ये? क्योंकि ऑलरेडी आयरन ज्यादा है तो उसके एब्जॉर्प्शन को अब डिक्रीज कर देगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ये आयरन का लेवल कम है तो लिवर हेप्सिडिन को भी कम रिलीज करेगा। अब डिक्रीज है हेप्सिडिन, तो मतलब आयरन की एब्जॉर्प्शन अब इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फेरोपोर्टिन का लॉक अब खुल गया। हेप्सिडिन लॉक है, उसने अब खुला हुआ है वो, तो इजीली आयरन फेरोपोर्टिन को क्रॉस करके ब्लड में चला जाएगा और उसकी एब्जॉर्प्शन हो पाएगी, ठीक है। हेप्सिडिन का लेवल और कब डिक्रीज हो सकता है? अगर आयरन की ऑलरेडी डेफिशिएंसी है। अगर कोई रूम खाली है, अगर उसमें कुछ है ही नहीं, तो बाहर से क्यों आप लॉक करके जाओगे? फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। तो ये भी वैसा ही है, आयरन जब है ही नहीं, अंदर खाली है रूम, तो लॉक लिवर हेप्सिडिन क्यों ही लगाएगा फेरोपोर्टिन पे। और हाइपोक्सिया वाली कंडीशन होगी, अगर एरिथ्रोपोइसिस कम हो रहा है, ये सब भी प्रॉब्लम्स में कोई नेसेसरी नहीं है कि ये लॉक लगाया जाए, तो लिवर हेप्सिडिन को रिलीज नहीं करेगा, हेप्सिडिन का लेवल कम हो जाएगा। तो एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हीम कैटाबॉलिज्म अभी मैं आगे बताऊंगा, तो वो आयरन ब्रेक करके एरिथ्रोपोइसिस में फर्दर वो ट्रांसफेरन होता है और वो रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस चलता है और हेल्प करता है एरिथ्रोपोइसिस में। तो अगर ये करवाना है तो हेप्सिडिन को डिक्रीज करना पड़ेगा ना, लॉक हटेगा तभी तो आयरन निकलेगा और एरिथ्रोपोइसिस करवाने जाएगा वो, ठीक है। हाई एरिथ्रोपोइटिक डिमांड है तब ये होगा। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया में क्यों होगा हेप्सिडिन डिक्रीज? तो जब हाइपोक्सिया होता है तो बॉडी नेचुरली एरिथ्रोपोइसिस करवाने की ज्यादा कोशिश करेगी ना, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है। और इंक्रीज कब होता है हेप्सिडिन का लेवल, मतलब लॉक लगवाने की जरूरत कब पड़ जाती है? जब क्रॉनिक लेवल पे इन्फ्लेमेशन है। बेसिकली जो आयरन है ना, उसका रोल होता है ग्रोथ में। जैसे कोई जर्म्स वगैरह, इन्फ्लेमेशन है, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे अगर आयरन प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ ज्यादा हो पाएगी, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, अपने आयरन को रिजर्व कर लेती है, छुपा के रखती है, हेप्सिडिन लॉक लगा देती है कि तुम सेल्स के अंदर ही रहो। ब्लड में अगर तुम चले गए इन्फ्लेमेशन के टाइम पे तो फिर ग्रोथ हो जाएगी पैथोजेंस की। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन। आयरन किस लिए चाहिए होता है? हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में लिए, हीम सिंथेसिस में चाहिए, और मायोग्लोबिन
जिसके अंदर भी जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड जिसके सेंटर में आयरन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो जैसे हीम में हीम पार्ट था एंड ग्लोबिन पार्ट था, ये भी मायोग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है और इसमें हीम पार्ट भी है जिसमें आयरन एक कंपोनेंट होता है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मायोग्लोबिन कौन सी कैटेगरी का प्रोटीन है, कौन से लेवल में क्लासिफाई करें इसे। तो आयरन का रिक्वायरमेंट और किस में होता है, सेलुलर एंजाइम्स में, साइटोक्रोम, जो मेटालो एंजाइम्स होती है ना, आयरन को एज अ कोफैक्टर यूज करती हैं। ठीक है, जैसे साइटोक्रोम्स, उसमें से साइटोक्रोम सी ईटीसी में पार्टिसिपेट करता है ना, उसको भी उसके सेंटर में क्या होता है, एक आयरन का मेटालिक सेंटर होता है। तो विदाउट आयरन वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ईटीसी के लिए भी आयरन चाहिए क्योंकि साइटोक्रोम्स का रिक्वायर्ड है और कुछ सेल्स की एंजाइम्स है जो आयरन के बिना काम नहीं कर पाती। नेक्स्ट, हीम मेटाबॉलिज्म जिसकी मैं बात कर रहा था। मेटाबॉलिज्म मींस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन। तो पहले देखते हैं हीम का सिंथेसिस, फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स में होते हैं। साइट ऑफ हीम सिंथेसिस क्या है, बेसिकली हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना है, हीम और ग्लोबिन विच इज प्रोटीन पार्ट। सो साइट फॉर हीम सिंथेसिस बोन मैरो एंड लिवर। हीम सिंथेसिस, हीम को बनवाने के लिए क्या क्या सबस्ट्रेट, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ग्लाइसिन विच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड और सक्सिनाइल को एंजाइम ए, ये मिलकर हीम का सिंथेसिस करेंगे। और यहाँ पर एंजाइम हीम सिंथेसिस की रेट लिमिटिंग एंजाइम भी याद रखनी है विच इज ALA सिंथेज। ALA सिंथेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी के लिए विटामिन B6 रिक्वायर्ड होता है। मैंने विटामिन B6 वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया था ये। तो B6 ALA सिंथेसिस की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। तो हीम सिंथेसिस कैसे हुआ, ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को एंजाइम ए इसके सबस्ट्रेट्स थे। यहाँ पर रेट लिमिटिंग एंजाइम है हीम सिंथेसिस की ALA सिंथेज व्हिच रिक्वायर्स विटामिन B6। B6 is nothing but pyridoxal phosphate, उसकी एक्टिव फॉर्म। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, सिंथेसिस के बाद इसका कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन। तो लेट्स अज्यूम कोई आरबीसी है, उसका लाइफ स्पैन अराउंड होता है 120 डेज का। तो उसके बाद एग्जैक्टली होता है क्या रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलता है, कैसे बॉडी वेस्ट नहीं होने देती, आयरन 95% वो यूटिलाइज कर लेती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एज वी कैन ऑब्जर्व, दो इसको स्प्लिट करें तो हीम और ग्लोबिन पार्ट से बना है। ग्लोबिन तो हमें पता है प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, अमाइनो एसिड बनेंगे और अमाइनो एसिड पूल हो जाएगा, बेसिकली स्टोर डाउन हो जाएंगे और जब चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट फिर से वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब हीम, हीम में बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें हम तो सेंटर में एक आयरन का मॉलिक्यूल होता है एंड उसके बाहर आयरन प्रोटोपोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। ये 9 बेसिकली आइसोमर, बेसिकली डिस्कवरी बेसिस पे आइसोमर के रिंग का नाम है प्रोटोपोरफायरिन रिंग। आयरन मॉलिक्यूल के बाहर रिंग होती है, तो रिमेनिंग पार्ट इज बेसिकली द प्रोटोपोरफायरिन रिंग। अब आयरन वाले पार्ट का क्या होता है और रिंग पार्ट का क्या होता है, दोनों का फेट अलग अलग है, मतलब उनसे अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली इसकी किस्मत में क्या रखना बना है, आयरन के फेट में है कि वो फिर से रीयूज होके हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, ठीक है, ब्रेकडाउन से आयरन रिलीज हुआ, जो एपोफेरेटिन हमें पता है टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन होता है एपोफेरेटिन, आयरन प्लस एपोफेरेटिन, आयरन और एपोफेरेटिन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ट्रांसफेरिन बनाएंगे। ट्रांसफेरिन की फॉर्म में ये लेके जाएगा आयरन, ट्रांसफेरिन के साथ की फॉर्म में लेके जाएगा और उसको दोबारा सिंथेसिस के लिए हीमोग्लोबिन के लिए यूज होगा। आयरन और एपोफेरेटिन के कॉम्बिनेशन से बेसिकली क्या बनता है, फेरेटिन बनता है। ठीक है, एपोफेरेटिन एक आयरन का स्टोरेज प्रोटीन होता है। फर्दर जो ये डिग्रेड हुए आयरन से कंबाइन करेगा, देन इट फॉर्म्स फेरेटिन, तो फेरेटिन का फॉर्मेशन हो जाएगा
और ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है ट्रांसफेरिन बेसिकली। सो आयरन प्लस एपो ट्रांसफेरिन और एपोफेरेटिन, इट फॉर्म्स फेरेटिन। और फेरेटिन कहाँ स्टोर्ड होता है? फेरेटिन की स्टोरेज लिवर में होती है। तो क्या हुआ, ये आयरन थोड़ा सा तो लिवर में स्टोर हो गया फेरेटिन की फॉर्म में बाय कंबाइनिंग विद एपोफेरेटिन। बाकी इसका क्या होगा? बाकी वाला आयरन रीयूज हो जाता है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए। अब रिमेनिंग पार्ट जो प्रोटोपोरफायरिन 9 रिंग थी उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन बाय हीम ऑक्सीजनेज। कई लोग गलती से इसको हीम ऑक्सीडेज भी लिख देते हैं गलती से, बट विच इज रॉन्ग। एंजाइम का नाम हीम, हीम वाला पार्ट है ना, हीम ऑक्सीजनेज है, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन के एडिशन ही तो होता है ऑक्सीडेशन, तो हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम है। अब प्रोटोपोरफायरिन 9 रिंग को हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम ने क्या किया? बिलीवर्डेन में कन्वर्ट कर दिया। बिलीवर्डेन का कलर ग्रीन होता है एंड ये बेसिकली पार्ट आयरन से फ्री है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आयरन तो ऑलरेडी अलग हो गया था। तो इट इज अ टेट्रापायरोल स्ट्रेट चेन फ्री फ्रॉम ग्लोबिन एंड आयरन। ठीक है, ग्लोबिन पार्ट ने तो अमीनो एसिड बना लिए थे, आयरन भी अलग हो गया था, तो ये फ्री रिंग है। अब ये इसका कन्वर्जन किस में होगा? बिलिरुबिन में। इससे फाइनली अब बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था, अब रिडक्शन होगा। बिलिवर्डिन को रिड्यूस किया जाता है बिलिरुबिन में बाय बिलिवर्डिन रिडक्टेज। बिलिवर्डिन कोई कर रही है तो नाम में भी बिलिवर्डिन का क्या कर रही है? रिडक्शन, तो बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। बिलिरुबिन का कलर तो हमारे लेवल पर तो ये येलोइश ऑरेंज ही हम याद रखेंगे, वैसे ट्रांसपेरेंट भी होता है, हायर बुक्स में दिया हुआ है कि बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है खुद, और कलर दूसरे पिगमेंट से आ रहा होता है, बट उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, येलो ही ठीक है। ठीक है, हीम कैटाबॉलिज्म, आरबीसी का जैसे लाइफ स्पैन 120 डेज अचीव हुआ, तो ओल्ड आरबीसीज डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं? बाय द रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, आरईएस। बेसिकली हमें पता है ब्लड में जो प्रेजेंट है तो वो मैक्रोफेजेस होते हैं, वो टिश्यू में चले गए, मोनोसाइट्स होते हैं ब्लड में, टिश्यू में चले गए तो मैक्रोफेज कहलाएंगे। अगर वो स्पेसिफिक टिश्यू में जा रहे हैं जैसे स्प्लीन, तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस। लिवर में कफर सेल्स या फिर बोन मैरो में जा रहे हैं तो ये रेटिकुलो एंडोथीलियल, एंडोथीलियम पार्ट होता है ना अंदर का ब्लड वेसल का, ये पूरा सिस्टम है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम की। बेसिकली ये डिस्ट्रॉयड आरबीसीज कहाँ जाएंगे? स्प्लीन में जाते हैं, लिवर में जाते हैं, बोन मैरो में जाते हैं, एंड वहां पर वो रिस्पेक्टिव मैक्रोफेजेस जैसे स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस कफर सेल्स उनसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन ब्रेक डाउन हीम और ग्लोबिन में हुआ, हमने देख लिया फेट ऑफ हीम और फेट ऑफ ग्लोबिन की। ग्लोबिन से तो अमीनो एसिड टूटे और फिर रीयूज हो गए प्रोटीन सिंथेसिस में। आयरन ने एपोफेरेटिन से बाइंड करके फेरेटिन बना लिया, फेरेटिन लिवर में स्टोर हो गया और आयरन स्टोर हो गया, और स्टोर हो गया उसके बाद अगर उसको कहीं लेके जाना है एज पर रिक्वायरमेंट तो वो लिवर में से ट्रांसफेरेंट फॉर्म से बाइंड होकर चला जाएगा। और आयरन बेसिकली जो था सेंटर में मॉलिक्यूल, वो नए हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए भी यूज हो जाता है। और पोरफायरिन रिंग से क्या हुआ था? हीम ऑक्सीजनेज ने उसको हीम को बाय द एक्शन ऑफ हीम oxygenase protoporphyrin 9 ring was converted into green colored biliverdin, और biliverdin reductase एंजाइम से फिर bilirubin बना था येलो पिगमेंट। अब bilirubin का फर्दर कैसे मेटाबॉलिज्म होता है? bilirubin जो बना था उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। bilirubin ठीक है, ये अभी लिवर में था, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बेसिकली दो टाइप के होते हैं बिलिरुबिन, एक तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विच इज लिपिड सॉल्युबल, और एक होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विच इज नॉट सॉल्युबल। तो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो खुद ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए उसको एल्ब्यूमिन से बाउंड होके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मतलब ज्वाइन नहीं हुआ वो किसी से, कॉन्जुगेशन नहीं है कोई, और इसे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोला जाता है।
तो ये एल्ब्यूमिन पे ये भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है. इट बाउंड थ्रू द एल्ब्यूमिन प्रोटीन इन द ब्लड. देन कॉन्जुगेशन. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हमें कन्वर्ट करना है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में. तो इनडायरेक्टली जो बिलिरुबिन था अनकॉन्जुगेटेड, उससे डायरेक्ट बिलिरुबिन बनाना है. और कॉन्जुगेशन का प्रोसेस लिवर के सेल्स में हेपेटोसाइट्स में होता है. और कौन सी एंजाइम करवा देती है बेसिकली बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, विच इज यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज. ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट करवाना है, ट्रांसफरेज टाइप की कैटेगरी की एंजाइम है, एंड इट इज यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज. यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज कॉन्जुगेट कर देती है बिलिरुबिन को. बेसिकली इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करवाना है हेपेटोसाइट्स में. उसके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होती है यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज. अब जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना वो वाटर सॉल्युबल होता है, whereas अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिपिड सॉल्युबल था. तो डिफरेंस अगर पूछा जाए अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड में, तो वो अनकॉन्जुगेटेड लिपिड सॉल्युबल भी था, whereas कॉन्जुगेटेड वाला वाटर सॉल्युबल होता है. और कॉन्जुगेटेड वाला वाटर सॉल्युबल है. नेक्स्ट एक्सक्रीशन. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पता होना है कि कैसे बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन होता है. जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना, बेसिकली कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बाइल के थ्रू लेके जाया जा सकता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, whereas दूसरा वाला सिर्फ लिपिड सॉल्युबल था. अनकॉन्जुगेटेड वाज लिपिड सॉल्युबल. लिपिड के आई से, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल वाला आई आई आ रहा है ना, तो आई से याद रखना इनडायरेक्ट वाला है अनकॉन्जुगेटेड. लिपिड इनडायरेक्ट वाला लिपिड सॉल्युबल. बाइल में कॉन्जुगेटेड वाला बिलिरुबिन अब एक्सक्रीट कर जाता है. कैसे होता है ये पूरा मैकेनिज्म? बाइल के थ्रू अभी कहाँ चला गया? इंटेस्टाइन में. ठीक है, बाइल पिगमेंट कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को इंटेस्टाइन में लेके चला गया. अब इंटेस्टाइन में ना गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. वो बैक्टीरिया का काम क्या है? सो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन कन्वर्ट बिलिरुबिन पिगमेंट को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्जन कहाँ हुआ? इंटेस्टाइन में. वहां पर बैक्टीरिया थे, उन्होंने कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर दिया. अब ये यूरोबिलिनोजन जो है, इससे इसका फेट अलग अलग. या तो ये यूरोबिलिनोजन फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए, या तो ये यूरिन के थ्रू. ये ऐसा तो जरूर है कि यूरोबिलिनोजन का एक्सक्रीशन तो होगा, बट इससे क्या क्या फर्दर प्रोडक्ट्स बनेंगे और वो कहाँ रिलीज होंगे वो वेरिएबल है. डिपेंड करता है कि यूरोबिलिनोजन अगर स्टर्कोबिलिन बना रहा है, तो स्टर्कोबिलिन गिव्स ब्राउन कलर टू फीसेस. यूरोबिलिनोजन से ही बना था स्टर्कोबिलिन. ये ओजन है, अभी इनएक्टिव है. यूरोबिलिनोजन इनएक्टिव है, तो एक्टिवेट होके या तो वो स्टर्कोबिलिन बनाएगा, या तो वो एक्टिवेट होके यूरोबिलिन बनाएगा. अगर यूरोबिलिन बन रहा है तो यूरिन से याद आएगा हमें कि येलो कलर यूरिन को कौन देता है? यूरोबिलिन. और स्टर्को, एसटी से स्टूल्स याद रखना. स्टूल्स को ब्राउन कलर, फीसेस को ब्राउन कलर कौन दे रहा है? स्टर्कोबिलिन. तो इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज हीमोलिटिक जॉन्डिस कॉजेज इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनेमिया. तो मतलब है कि जब आरबीसीज हीमोलाइसिस हो रहा है, आरबीसीज का हीमोलाइसिस हो रहा है और वो टूट रहे हैं, तो अनकॉन्जुगेटेड वाला इनडायरेक्ट वाला बिलिरुबिन बढ़ रहा है. क्योंकि अभी तो डायरेक्ट में कन्वर्जन हुआ ही नहीं था. तो इससे क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर जाता है. तो एमिया, हाइपर मीन्स इंक्रीज, बिलिरुबिन कौन सा? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन. एमिया मीन्स इन ब्लड. तो ऐसा कब होता है? हीमोलिटिक जॉन्डिस में.
तो बेसिकली लिवर उसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, उससे पहले ही वो ब्लड में रेज हो गया लेवल। तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस जब होता है ना, तो जो वैंडेनबर्ग रिएक्शन है वो पॉजिटिव आता है। तो ये वाला पॉइंट तब समझ आएगा जब मैं लिवर फंक्शन टेस्ट बताऊंगा। ये जस्ट अभी एक हिंट दे रहा हूँ कि कब पॉजिटिव आता है कब नेगेटिव। इसकी डिटेल्स आएंगी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में। तो बेसिकली जब ये हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो रहा है ना, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है, और जब हम रिएक्शन लैब में करवा के देखते हैं, बेसिकली एक टाइप का अल्कोहल डालते हैं, तो उसमें के साथ ये रिएक्ट कर जाता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, तो टेस्ट वो पॉजिटिव आ जाता है। अब हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की बात करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है ना, पहले हीमोलाइटिक में तो इन डायरेक्ट वाला बिलिरुबिन बढ़ रहा था, पर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है, बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन। तो मतलब अभी क्या हो चुका है ये वाला प्रोसेस, मतलब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस जो होता है ना, कन्वर्जन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन चुका था अब। तो उसमें में क्या हुआ, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन चुका था, पर उसको ना बाइल के थ्रू हमें इंटेस्टाइन में लेके जाना था ताकि उसका फर्दर कन्वर्जन हो यूरोबिलिनोजन में। पर अब ये प्रोसेस हो नहीं पा रहा क्योंकि बाइल डक्ट में ही ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से। तो बाइल डक्ट से बाइल अब ढंग से नहीं निकल रहा, तो मतलब इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेस लेवल था बिलिरुबिन, कौन से कॉन्जुगेटेड वाले बिलिरुबिन का, वो अब ब्लड में रेस कर जाएगा। तो अगर ये रेस किया है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ठीक है, इंटेस्टाइन में जाने के बजाय ये सीधा अब ब्लड में चला जाता है कॉन्जुगेटेड वाला। नेक्स्ट एएलपी का भी लेवल, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो एंजाइम होती है ना, उसका भी लेवल एलिवेटेड होता है इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इनके एएलपी के अलग अलग आइसो एंजाइम्स होते हैं, तो जो लिवर वाला एएलपी है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में एलिवेट हो जाता है। नेक्स्ट आयरन के बाद नेक्स्ट कैल्शियम पर आते हैं। इसमें से कैल्शियम होम्योस्टेसिस जो कि लिंक्ड है डायरेक्ट फिजियोलॉजी से, वो इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन मेनली डुओडेनम और जेजुनम में होता है, जैसे आयरन का भी मेनली डुओडेनम में हो रहा था। तो कैल्शियम जितना डाइट में लेते हैं उसका अबाउट 30% ही एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी 70% का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, वो मतलब ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि विटामिन डी चाहिए होता है इसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, और जितना लेवल होगा उतना ही ये एब्जॉर्ब हो पाएगा। जितने विटामिन डी के लेवल्स उतना ही बेटर एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का। अब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में याद रखना है कि इसको इंक्रीज कौन करता है, बेसिकली काफ़ी कल अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो 3 सब्सटेंसेस का बेसिकली कैल्शियम होम्योस्टेसिस में 3 चीज़ों का रेगुलेशन है। जो कैल्सीट्रायोल है वो इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, तो हार्मोनल रेगुलेशन देखते हैं। ठीक है, कैल्सिटोनिन है, पीटीएच है और कैल्सीट्रायोल। पीटीएच और कैल्सीट्रायोल तो इंक्रीज कर रहे थे, बट ये डिक्रीज कर देता है। तो और कौन कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रही हैं? डिक्रीज कौन करता है? सिमिलर टू आयरन, फाइलेट्स, ऑक्जेलेट्स, ये दोनों के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। और विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हुई तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी ही एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। विटामिन डी के साथ साथ और कौन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है? कैल्सीट्रायोल, विच इज नथिंग बट इट्स एक्टिव फॉर्म ओनली। तो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म के अलावा पीटीएच इंक्रीज करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। तो सीरम में हमें कैल्शियम का लेवल नॉर्मल मेंटेन करना होता है,
तो इसी को कैल्शियम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। मतलब कुछ फैक्टर्स तो इंक्रीज कर रहे हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को और कुछ फैक्टर्स डिक्रीज कर रहे हैं। तो कैल्शियम का होम्योस्टैसिस करवाना है और नॉर्मल लेवल 9 to 11 मिलीग्राम्स पर डीएल मेंटेन करना है। तो कैल्शियम का सर्कुलेशन, कैल्शियम ज़्यादातर आयनाइज्ड फॉर्म में सर्कुलेट करता है, कैल्शियम आयंस की फॉर्म में Ca2+ में। कुछ कैल्शियम प्रोटीन से भी बाउंडेड फॉर्म में ट्रैवल करता है। और बेसिकली एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, क्या जो प्रोटीन के साथ बाउंड है या कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ जिसने वो है या दूसरी है? तो एक्टिव फॉर्म आयंस की फॉर्म में Ca2+ इज द फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। जब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, एल्कलाइन कंडीशन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, जो आयनाइज्ड कैल्शियम है उसका लेवल कम हो जाता है। सो आयनाइज्ड कैल्शियम का लेवल एल्कलोसिस में, एल्कलाइन कंडीशंस में कम हो जाता है। जब एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड में कम है, हाइपोएल्ब्यूनेमिया, इससे क्या हो जाता है, टोटल कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। बट आयनाइज्ड कैल्शियम को वो अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये प्रोटीन बाउंड, एल्ब्यूमिन का लेवल कम है तो प्रोटीन बाउंड कैल्शियम कम हो जाएगा। प्रोटीन बाउंड कम हो गया तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन बाउंड कम हो गया तो टोटल कैल्शियम का लेवल, इसमें से 40% तो यही कर रहा है, तो टोटल कैल्शियम का लेवल कम हो गया, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। पर आयनाइज्ड कैल्शियम जो ये वाला था उस पर क्या कोई फर्क आया? नहीं, उसका लेवल सेम ही है। ठीक है, 99% बॉडी का कैल्शियम बोन में स्टोर्ड रहता है, बाकी 1% अलग अलग जगह पे यूटिलाइज होता है, लाइक टीथ वगैरह पे। स्टोरेज कैसे होती है कैल्शियम की? हाइड्रोक्सी एपेटाइट स्टोरेज फॉर्म, बोन में जो कैल्शियम स्टोर होता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की फॉर्म में होता है। बोन में हमें पता है ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब इमेच्योर सेल्स जो ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे। उसके अलावा कैल्शियम का होम्योस्टैसिस करवाने के लिए, मतलब बोन से कैल्शियम को अगर चाहिए ब्लड में मेंटेन करना है, तो वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है। ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होते हैं उनका कई हॉर्मोन्स पे डिपेंड करते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन होता है। ऐसे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि बोन को खुद खा के, क्लास्ट करके, ठीक है, डिस्ट्रॉय करके कैल्शियम को बोन से ब्लड में भेज देते हैं सीरम कैल्शियम मेंटेन करने के लिए। ठीक है, पीटीएच का काम क्या है? ब्लड में सीरम में कैल्शियम बढ़ाना है। तो पीटीएच क्या करेगा? बोन को रीअब्सॉर्ब करवाएगा। बोन का रीअब्सॉर्प्शन, तो पैराथायराइड हार्मोन की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इनेबल हो जाएगी, जिससे सीरम में कैल्शियम मेंटेन हो पाएगा। और ये जो कैल्सिटोनिन था, कैल्सिटोनिन ने ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करा। और ये क्या कहता है कि बोन, ये ना ऐसा सोचता है कि अगर तुम सारा कैल्शियम बोन ब्लड में भेज दोगे तो बोन का क्या होगा, हड्डियां तो ऐसे हॉलो रह जाएंगी, खोखली रह हो जाएंगी। तो इस वजह से कैल्सिटोनिन क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट को कहता है भाई बहुत काम हुआ, अब तू चुप कर, ब्लड में ना भेज कैल्शियम, अपने पास ही रख। विटामिन डी से हमें बताइए बोन्स का मिनरलाइजेशन प्रमोट हो जाता है, बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। रीनल हैंडलिंग, किडनी कैसे हैंडल करती है? जब सीरम ब्लड आता है किडनी उसको फिल्टर करती है, उसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। तो क्या करती है किडनी, 98% कैल्शियम जो है उसको तो रीअब्सॉर्ब करवा देती है। मतलब फिल्टर हुआ ना, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है किडनी में, उससे कैल्शियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, वो रीनल कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो मतलब पीटीएच का एक ही काम है कि ब्लड में कैल्शियम मेंटेन करना है। तो वो कैसे करता है, बोन से कैल्शियम कम करवा के, और फर्दर जो ब्लड में कैल्शियम अगर किडनी के थ्रू अगर उसको दिखता है कि ये वेस्ट हो रहा है, तो कहते हैं नहीं नहीं, कैल्शियम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरे को तो ब्लड में मेंटेन करना है। तो वो कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करवा लेगा किडनी से पीटीएच। और कौन प्रमोट करता है कैल्शियम के रीअब्सॉर्प्शन को? कैल्सिट्रायोल। ये विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में करवाता है, और कैल्सिट्रायोल से फिर मतलब किडनी से भी रीअब्जॉर्प्शन प्रमोट होता है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो थायजाइड
डायूरेटिक्स हैं। डायूरेसिस हमने सुना ही हुआ है ना, थायजाइड, डायूरेटिक्स। ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एक ड्रग्स की। इनमें कॉमन होता है कि ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को, कैल्शियम के वेस्ट होने को डिक्रीज कर देती है, मतलब कैल्शियम को यूरिन में आने से रोकती हैं। तो अगर यूरिन में किसी के कैल्शियम आ रहा है, उसको रोकना है, तो थायजाइड डायूरेटिक्स आप एज अ डॉक्टर उसे दोगे। और कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इनके ऑपोजिट हैं, मतलब ऐसी ड्रग्स अगर कोई ले रहा है जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये रोकोगे तुम। लूप डायूरेटिक्स, ठीक है, लूप ऑफ हेनले से नहीं सुना होगा आपने, तो उसी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। लूप डायूरेटिक्स यूरिन से कैल्शियम को एक्सक्रीट करवाती हैं, ठीक है। बाय चांस अगर किसी में बहुत ज्यादा कैल्शियम टॉक्सिसिटी है तो यूरिन से एक्सक्रीट करवाना है, तो लूप डायूरेटिक्स वहां पर काम आएंगी। क्रॉनिक किडनी डिजीज जब है तो उसके अंदर क्या होता है कि कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाती है उस इंडिविजुअल की। इसकी वजह से ब्लड कैल्शियम, सीरम कैल्शियम लेवल अगर कम है तो इट इज समवॉट एन इंडिकेटर ऑफ सम किडनी प्रॉब्लम ऑल्सो। यू किडनी रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही, इसका मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज होने के चांस हैं। हार्मोनल रेगुलेशन, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पैराथायरॉयड हार्मोन का सेक्रीशन करता है। और ये कब रिलीज होता है बेसिकली, इसका रिलीज का स्टिमुलस कब जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को, कि मतलब अगर जैसे ही बॉडी ने डिटेक्ट किया कि सीरम के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल अगर कम है तो ये रिलीज होगा और ये बोन से फिर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। बोन से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करके ये कहाँ भेजेगा, ब्लड में भेजेगा। और रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करेगा। ये दोनों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। और इसके अलावा ये क्या करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन, फॉस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि सीरम में अगर जब कैल्शियम और फॉस्फेट, ये मैंने फिजियोलॉजी वाले एंडोक्राइन में बताया था कि जब कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं एक साथ, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट वो क्रिस्टल्स बना लेते हैं और एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो फ्री फॉर्म में कैल्शियम तो बचा ही नहीं ना, तो इसकी वजह से मतलब डिक्रीज कर जाएगा। अगर कंबाइन फॉर्म में है तो आयनाइज वाला कैल्शियम डिक्रीज कर जाएगा, तो फॉस्फेट को ये कम कर देगा। फॉस्फेट अगर कम हो गया तो दोनों कैल्शियम और फॉस्फेट कंबाइन नहीं करेंगे और नॉर्मल कैल्शियम लेवल मेंटेन हो पाएगा। और पीटीएच का क्या रोल होता है, ये कैल्सीट्रायोल के फर्दर सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि कैल्सीट्रायोल जब सिंथेसिस होता है उसका तो क्या होता है। तो मेन एम इसका क्या था, सीरम को कैल्शियम इंक्रीज करना, और कैल्सीट्रायोल का सिंथेसिस करवा रहे। कैल्सीट्रायोल फर्दर क्या करेगा, बेसिकली ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल, ठीक है। विटामिन वाली वीडियो में कैल्सीट्रायोल मैंने बताई थी, इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। विटामिन डी भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से इंक्रीज कर देता है। तो इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही, रीएब्जॉर्प्शन तो किडनी और बोन वगैरह में था ना। ये तो अभी जो डाइट से कैल्शियम आया, मतलब अभी जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज लाइक जो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब करके कैल्शियम वो स्टोर करेंगे, फिर ब्लड में जाएगा वो, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है विटामिन डी। ऑल्दो ये फॉस्फेट का भी रीएब्जॉर्प्शन, फॉस्फेट का भी एब्जॉर्प्शन प्रमोट कर रहा है, विच इज क्वाइट ऑपोजिट ऑफ दिस पीटीएच। तो पीटीएच खुद ही संभाल लेता है, क्योंकि कैल्सीट्रायोल ने ऑलरेडी फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर दिया था। तो पीटीएच अब सोचते हैं यार ये चलो कुछ तो ढंग का काम कर रहा है, कैल्शियम को तो एटलीस्ट एब्जॉर्ब करवा रहा है, तो फॉस्फेट को तो मैं देख लूंगा भाई, तू रिलीज हो और तू कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा, फॉस्फेट को मैं देख लूंगा, ये ऐसा बोलता है। तो फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देता है ये, whereas calcitriol increases the phosphate reabsorption। तो ये कॉन्ट्रास्ट वाला पॉइंट हमें याद रहेगा। नेक्स्ट ये क्या करवा रहा है, सिमिलर टू पीटीएच, ये कैल्सीट्रायोल सिरम में कैल्शियम, दोनों का एम है कि कैल्शियम को इंक्रीज करवाना है, तो इसके लिए ये सब स्टेप्स हुए। और इसके अलावा ये क्या करता है, बोन की मिनरलाइजेशन, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म, विटामिन डी बोन्स को मिनरलाइज होने देता है, मिनरलाइजेशन का प्रोसेस करवाता है, मतलब खुद डिपॉजिट हो जाता है ये बोन में, ताकि बोन में भी एटलीस्ट कैल्शियम हो। वेराज बोन को
तोड़ने का काम किसने किया था? पीटीएच ने, क्योंकि पीटीएच ने बोन को तोड़ के वो ऑस्टियोक्लास्ट को इनेबल करके सीरम में कैल्शियम बढ़वा दिया था। सो इसने बोन में रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर दी थी। नेक्स्ट कैल्सिटोनिन। तो काफी अगर किसी को कंफ्यूजन होती है कि कैल्सी ट्राइऑल कौन सा है, टोनिन कौन सा है, तो टॉन इन में आ रहा है इन, आई एन से याद रखना, इनहिबिट। टॉनिन के आई एन से याद रखना इनहिबिट। इनहिबिट क्या करता है ये? इनहिबिट किसको कर रहा है? ऑस्टियोक्लास्ट को। ऑस्टियोक्लास्ट मैंने बताया था वो वाले सेल्स हैं जो कि बोन को खाने का काम करते हैं और ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज कर देते हैं। तो ये उल्टा काम कर रहा है दोनों से। तो ये इसने ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट किया, तो मतलब ये कहता है बहुत काम कर लिया तूने बोन को खाने का, मैं अपनी बोन को और टूटने नहीं दूंगा, मैं बोन को रीअब्जॉर्प्शन और प्रोसेस नहीं होने दूंगा, मुझे तो एटलीस्ट बोन को बचाना है, बोन स्ट्रेंथ के लिए मैं बहुत ज़रूरी हूँ, ये ऐसा कहता है। क्यों होता है ये रिलीज, कहाँ से होता है रिलीज? ये थायराइड के कैल्सिटोनिन को रिलीज करवाने वाले सी सेल्स से रिलीज होता है। और ये कब होता है? बेसिकली जब बॉडी डिटेक्ट करती है यार ये तो बहुत गलत हो गया, तुमने पीटीएच और विटामिन डी ने तो ज़्यादा ही यार बोन को तोड़ लिया और ज़्यादा ही कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लिया, मुझे तो 9 to 11 mg पर डीएल ही चाहिए था। तो अब क्या होता है कि एक्सेस जो कैल्शियम है सीरम से उसको भेजा जाता है वापस बोन के पास। इट इज़ रिलीज व्हेन कैल्शियम सीरम में इंक्रीज हो जाता है। तो इसको कम करना है अब हमें। तो कम करना है तो कैसे करेंगे? एक्सेस कैल्शियम है उसको यूरिन से भी एक्सक्रीट आउट करवा देंगे, तो यूरिन में कैल्शियम आएगा, फिर एक्सेस कैल्शियम फिर यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा टू लोअर द सीरम कैल्शियम। वैसे तो थायराइड ग्लैंड से ये जो सेल्स से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज कर रहे थे, लाइक सी सेल्स ने रिलीज किया अभी ये कैल्सिटोनिन, और पैराथायरॉयड भी रिलीज हुआ था पीटीएच। बट थायराइड हार्मोन्स जो है स्पेसिफिकली T3 और T4 उनका कोई रोल नहीं है। कई लोग थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं तो इसको सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि T3 और T4 का कोई रेगुलेशन नहीं, कोई रोल नहीं होता इन रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम होम्योस्टैसिस। अब कैल्शियम होम्योस्टैसिस क्यों हो रहा है और इसके क्या फंक्शंस हैं? कि ये ब्लड बोन और ब्लड में कैल्शियम मेंटेन कर रहा है एक तो, और बोन और टीथ की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें पता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितना कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम आयंस मैंने बताया था वो जो पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली साइकिल थी, जैसे कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से कैल्शियम आयंस निकले, ठीक है, वो जो DHPR रिसेप्टर्स थे उसने सेंस किया था, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, वो सब जो था है ना फिजियो में। और नर्व कंडक्शन, नर्व इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन में कितना इंपॉर्टेंट रोल था इसका पूरे वो नर्व मसल फिजियोलॉजी में। और ब्लड फिजियो में भी डिस्कस किया था कि कोआगुलेशन के लिए कैल्शियम आयंस रिक्वायर होते हैं, कैल्शियम एक्टिवेट करते हैं ना क्लॉटिंग फैक्टर्स को, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 2 हो गया, 7 हो गया। और हॉर्मोन्स के सिक्रीशन के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है, इट इज़ ऑल्सो अ कोफैक्टर, एंजाइम एक्टिवेशन, ये सब। कैल्शियम ऑल्सो एक्ट एज इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर, ठीक है, हार्मोन मैसेंजर की तरह भी एक्ट करता है। हार्मोन्स को अगर मैसेज भेजना होता है तो मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, तो कैल्शियम उसमें रिक्वायर्ड होता है। अब क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं। कैल्शियम अगर कम है तो टेटनी होता है, ये हमें ऑलरेडी फिजियोलॉजी से पता है। फिर मसल क्रैम्प्स आते हैं उसमें, है ना, विजन प्रॉब्लम भी होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कन्वर्जन्स। जब हाई हो जाता है कैल्शियम का लेवल तो वीकनेस, पॉलीयूरिया, ठीक है, एक्सेस है ना, तो यूरिनरी लॉस के थ्रू करवा रहा था ना कैल्सिटोनिन रिलीज, पॉलीयूरिया, तो उससे रीनल स्टोन के भी चांसेस हो जाते हैं, एक्सेस कैल्शियम से किडनी के स्टोन बन जाते हैं। अब पैराथायरॉयडिज्म है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा काम कर रहा है, तो मतलब पीटीएच का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है। पीटीएच क्या कर रहा है? ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा है, तो हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है। वेराज अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम रिलीज कर रहा है पीटीएच, तो सीरम में कैल्शियम मेंटेन नहीं हो पा रहा, हाइपो
वो कैल्सीमिया हो जा रहा है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये मैंने ऑलरेडी विटामिन डी में बता दिया था। बच्चों में है डेफिशिएंसी तो रिकेट्स, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। और एस्ट्रोजन वगैरह की डेफिशिएंसी, वो जो ओल्ड वुमेन वगैरह होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस होते हैं। बोन में पोर्स, ऑस्टियोपोर्स, फ्रेजाइल बोन और फ्रैक्चर के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सेलेनियम, बॉडी में सेलेनियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो सेलेनियम है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज एंजाइम। ठीक है, जो ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज एंजाइम है उसको सेलेनियम चाहिए होता है वर्क करने के लिए। ठीक है, ये जो सेलेनियम है ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी फंक्शन करता है। और विटामिन में याद रखें हम, अगर हम मेजर एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है? विटामिन ई। सेलेनियम की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो किशन डिजीज होता है सेलेनियम की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट, जिंक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कोफैक्टर होता है ना जिंक, जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होती है ना। और ये जो मैंने रेस्पिरेशन वाले वन शॉट में बताया कल, कि बेसिकली जब CO2 को बाइकार्बोनेट में ब्रेक करना होता है ना ट्रांसपोर्ट के लिए, तो रिक्वायर्ड है। तो उस प्रोसेस में जिंक भी चाहिए होता है, इस एंजाइम का कोफैक्टर है। कोफैक्टर की तो नॉलेज हमें ऑलरेडी है एंजाइम से कि क्या होते हैं ना। तो जिंक जो ALP है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है। जिंक DNA और RNA पॉलीमरेजेस, ये जेनेटिक्स में आएंगे है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें भी चाहिए होता है। अब जिंक की डेफिशिएंसी होगी अगर, तो वूंड हीलिंग, ढंग से चोट लगी तो वो हील नहीं हो पाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेड रह जाएगी। हाइपोग्यूजिया मतलब टेस्ट करने की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। कॉपर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपर को जो बाइंड करने वाला प्रोटीन होता है सेरिलोप्लाज्मिन होता है। तो सेरिलोप्लाज्मिन प्रोटीन से बाउंड होता है कॉपर, उसमें प्रेजेंट है। सेरिलोप्लाज्मिन का सिंथेसिस कहाँ होता है? मेनली लिवर में। टायरोसिनेज, ये एंजाइम होती है जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करती है। टायरोसिनेज में भी कॉपर प्रेजेंट होता है। और किस में होता है? लाइसिल ऑक्सीडेज में होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इन सब का कंपोनेंट है कॉपर। अब कॉपर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। इसमें है मेंकेज डिजीज और विल्सन्स डिजीज। प्राइमरी डिफरेंस की बात करूं मैं तो, अगर मेंकेज डिजीज में ना कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है, वेराज विल्सन्स डिजीज में कॉपर का अक्यूमुलेशन हो जाता है। मेंकेज डिजीज में कॉपर का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो इस कॉपर की डेफिशिएंसी है, ठीक है। और उसका एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, डाइट में चाहे ढंग से लिया जाए एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। तो क्योंकि ये जो ATP7A जीन है ना, ATP7A जीन में डिफेक्ट है, तो ये डिफेक्ट की वजह से ढंग से कॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। वेरस विल्सन डिजीज में क्या हो रहा है? बाइल के थ्रू बेसिकली कॉपर का एक्सक्रीशन होता है। पर अब ATP7B जीन में डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट इन ATP7B जीन, इससे क्या हो रहा है कि बाइल के थ्रू कॉपर एक्सक्रीट ढंग से नहीं हो पा रहा, उसकी एक्सक्रीशन ब्लॉक हो गई है। ठीक है, तो अब डिफरेंस है कि कॉपर का लेवल बेसिकली टिश्यू में क्या हो रहा है। मेंकेज डिजीज में अगर ढंग से एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो टिश्यूज में कॉपर का लेवल कम है। वेराज विल्सन डिजीज में क्या हो रहा है कि कॉपर एब्जॉर्ब तो हो गया, कॉपर का इकट्ठा हो गया, मतलब एब्जॉर्ब तो हो गया पर एक्सक्रीट नहीं हुआ। तो मान लो अगर आपने कोई खाना खाया वो और एक्सक्रीशन का प्रोसेस ही नहीं हुआ, तो वो पेट में इकट्ठा हो जाएगा। तो वैसे ही ये अक्यूमुलेशन हो रहा है इस वजह से ही, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो हो गया कॉपर का बट एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा ड्यू टू ATP7B जीन। बी से याद रखना बाइल, बाइल वाला डिफेक्ट है। बाइल वाला डिफेक्ट कौन सा है? विल्सन में। अब दोनों अगर स्पॉटिंग वगैरह में आते तो कैसे पहचानेंगे? इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखो।
इसमें किंकी हेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। हेयर का टेक्सचर खराब हो जाता है, ये जैसे ये दिख रहे हैं इमेज में, बच्चे के बाल से झड़े से हुए और खराब सा टेक्सचर है। और विल्सन डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक की ना एक रिंग टाइप फीचर देखने को मिलता है, जिसे केसर फ्लेशर रिंग बोलते हैं। कॉर्निया में दिखती है ये रिंग, ठीक है। मेजर ऑर्गन अफेक्टेड मेंकेज में मेंटल रिटार्डेशन है, क्योंकि कॉपर अगर है ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, कम है, तो 7A जीन डिफेक्ट है। तो कॉपर के जो वाइटल फंक्शंस है ब्रेन मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के, वो नहीं हो पाएंगे, जिससे ब्रेन अफेक्ट हो जाएगा। वेराज विल्सन डिजीज में अगर एक्सेस कोई भी चीज होती है तो वो बेचारे लिवर को हैंडल करनी पड़ जाती है, तो लिवर अफेक्ट हो जाता है ब्रेन के साथ साथ, कि एक्सेस है। तो मेंकेज डिजीज को मैं ऐसे याद रखता हूँ, मंकीज डिजीज। जैसे बंदर होते हैं ना जिनके बाल थोड़े अजीब अजीब से होते हैं, तो बंदर से याद आएगा बाल। और उनका दिमाग भी थोड़ा सही सा नहीं होता, कुछ भी करते रहते हैं, अजीब हरकतें बंदर। तो मंकीज मंकीज डिजीज है, मैंकेज डिजीज। मंकीज से याद आएगा कि दिमाग खराब है, कुछ भी हरकतें कर रहे हैं। और मंकीज को कहाँ ही मिलता होगा कॉपर, तो उनकी डाइट में भी वो कॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो एब्जॉर्प्शन वाला डिफेक्ट मंकीज डिजीज है, मैंकेज डिजीज है। और उनके बाल भी अजीब हैं, किंकी हेयर मंकीज के होते हैं, तो मैंकेज वाला डिजीज। ठीक है, जीन से याद रखना, जीन में दोनों एटीपी दोनों में कॉमन है और 7 दोनों में कॉमन है। इसमें ए है और दूसरे में बी है, ठीक है। बी से याद आएगा क्या, विल्सन्स वाला बाइल डिफेक्ट है। तो बाइल से एक्सक्रीशन होता है कॉपर का, बट वो नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से अक्यूमुलेशन हो जा रहा है। तो विल्सन डिजीज में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गिव रीजन वाई इन विल्सन डिजीज लीड्स टू कॉपर का अक्यूमुलेशन इन लिवर में क्यों हो रहा है और ब्रेन में क्यों हो रहा है, डिस्पाइट सेरुलोप्लाज्मिन लेवल्स। सेरुलोप्लाज्मिन जो मैंने बताया था प्रोटीन कॉपर के साथ बाइंड करता है ना, उसके लेवल्स तो लो हैं। तो ये आयरनिकल सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि देखो, आयरन का तो कॉपर का तो अक्यूमुलेशन लिवर और ब्रेन में ऑलरेडी बहुत है, पर सेरुलोप्लाज्मिन लेवल अभी भी कम है। सो लेट्स एड्रेस दिस आयरनिकल कंडीशन। विल्सन डिजीज मैंने बताया था कि ATP7B जीन में, बी फॉर बाइल भी याद रखा था हमने, उसमें म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, और ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो ATP7B है ना, ये कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, ATP7B इज अ जीन ऑफ हेपेटोसाइट्स, लिवर के सेल्स का। तो ये ATPase को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ATP7B के कौन कौन से 2 फंक्शंस हैं, ATP7B जीन बेसिकली कॉपर को एपो सेरुलोप्लाज्मिन के साथ कंबाइन करके सेरुलोप्लाज्मिन बनवाता है, और सेरुलोप्लाज्मिन ही बेसिकली प्रोटीन के साथ कॉपर होता है, और फिर वो उसका लेवल ब्लड में मेंटेन जो रहता है ना, उसकी वजह से ये ATP7B ना बेसिकली एक पंप है, ऐसा समझ सकते हैं। इट इज अ कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase। ATPase वो होता है बेसिकली जो पंप टाइप होता है ना ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, और ये लिवर सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो ATP7B ना, ये 7B है, ये कॉपर को एपोसेरुलोप्लाज्मिन में इनकॉर्पोरेट कर रहा है। बेसिकली इट इनकॉर्पोरेट्स कॉपर इनटू एपोसेरुलोप्लाज्मिन, जिसकी वजह से ये कॉपर और एपोसेरुलोप्लाज्मिन के कॉम्बिनेशन से सेरुलोप्लाज्मिन का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ ये बाइल में एक्सक्रीशन तो करवा ही रहा है, और हमने देखा था कि बाइल में एक्सक्रीशन अब नहीं हो पा रही क्योंकि इसमें 7B में डिफेक्ट है। और ATP7B में म्यूटेशन आ गई, जेनेटिक म्यूटेशन आ गई, तो जिससे कि सेरुलोप्लाज्मिन का सिंथेसिस कम हो गया। देयर इज रिडक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, सेरुलोप्लाज्मिन। तो सीरम के अंदर अब कॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा। कॉपर तो लिवर में इकट्ठा हो रहा है, आईज में, ब्रेन में, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। कॉपर की डेफिशिएंसी तो अभी भी है, सीरम में कॉपर तो कम है अभी भी। तो दिस इज द मेन फैक्ट ऑफ दिस थिंग कि सेरुलोप्लाज्मिन का सिंथेसिस कम हो गया। तो सेरुलोप्लाज्मिन का सिंथेसिस कम हो गया तो सीरम के अंदर कॉपर का लेवल कम होगा, और साथ ही साथ बाइल से एक्सक्रीशन भी इम्पेयर हो गया,
तो इकट्ठा हो रहा है रादर, ना कि ना ब्लड में मेंटेन हो पा रहा है ना एक्सक्रीट हो पा रहा है, ये ऑलरेडी सिर्फ अक्यूमुलेट हो रहा है। तो कॉपर जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ था उसको बाइल, कॉपर का एब्जॉर्प्शन डुओडेनम जेजुनम में होता है, मैंने बताया था। तो अब ये बाइल के थ्रू एलिमिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि डिफेक्ट हो रहा है ये ATP7B में। तो कॉपर का पहले तो लिवर में अक्यूमुलेशन हुआ, तो जैसे ही हेपेटिक स्टोर्स लिवर में, अब इतने लिवर भी सैचुरेट हो चुका है, इतना कॉपर अक्यूमुलेट हो गया, तो एक्सेस कॉपर जो है ना उसको अब ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाएगा। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाएगा, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेरिलोप्लाज्मिन। ये इतना हेल्पफुल नहीं है। सेरिलोप्लाज्मिन इज द फॉर्म विच इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेरिलोप्लाज्मिन प्रोटीन ही तो कॉपर का ट्रांसपोर्ट कर रहा था ब्लड स्ट्रीम में, और कॉपर अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, फ्री कॉपर तो ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा, बट सेरिलोप्लाज्मिन के लेवल कम हो जाते हैं विल्सन डिजीज में। तो फ्री कॉपर इज देन डेपोजिटेड टू अदर पार्ट, जैसे कॉर्निया मैंने बताया था, ये रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, किडनी में भी हो सकता है, बाकी टिश्यूज में भी। सो कॉपर accumulation occurs because बाइल से एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा, सिर्फ सेरिलोप्लाज्मिन के लेवल लो नहीं है, ये ATP7B में डिफेक्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।